आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन का, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली हमने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ मुझे इसमें मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि उस पर कुछ टेक्निकल एरर था, उस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियरली। तो आवाज़ में वापस से अच्छे से वो वीडियो को रिक्रिएट करें, तो इसीलिए हमने वो टेक्निकल एरर जो है वो सॉल्व कर दिया है अभी, और मैं इस वीडियो को रिक्रिएट कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स के कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट पे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी विल स्टार्ट इट। Okay, so the female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल के वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऐसे ऑर्गन्स जिससे वो रिप्रोड्यूस करती है, ओके, उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये होता कैसे है? ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से यहाँ एक ओवरी होती है और यहाँ एक ओवरी होती है, फिर यहाँ से बीच में एक ट्यूब निकल के जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये यहाँ पे किडनी के पास लोकेटेड होता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यूट्रस होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया यूट्रस, और यहाँ पे होते हैं ये ओवरीज, ठीक है। ये ओवरीज होते हैं, ये भी ओवरीज होते हैं। तो यहाँ पे कितने ओवरीज हैं? 2 ओवरीज हैं। और यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये एक ट्यूब है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ये भी दोनों तरफ होती है, ठीक है। तो अब ये जो ओवरीज है, यहीं पे बनते हैं फीमेल गैमेट्स, यानी कि एग सेल्स, जिसको हम ओवा भी कहते हैं और ओवम भी कहते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं यहाँ पे? ओवम या ओवा। तो यहाँ पे क्या? एग्स बनते हैं, दोनों ओवरीज में एग्स बनते हैं। बट होता क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव में कि एक टाइम पे एक ही ओवरी काम करती है, यानी कि अगर ये ओवरी अभी एग बना रही है तो ये ओवरी नहीं बना रही है, ओके। तो एक टाइम पे एक ही ओवरी काम कर रही होती है। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखा था कि कितने 2 टेस्टिस होते हैं, है ना। ये क्या होती है? वास डिफरेंस, ठीक है। और कितने हैं? 2 टेस्टिस है, और दोनों साथ में स्पर्म बना रहे होते हैं, करेक्ट। दोनों साथ में स्पर्म बना रहे होते हैं, पर यहाँ पे एक ही ओवरी एक टाइम पे एग बनाती है। तो अगर ये ओवरी मान लीजिए अभी बना रही है, तो ये नेक्स्ट मंथ ये वाली बनाएगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ ये वाली बनाएगी, यानी ये 28 डेज़ का साइकिल होता है। तो एक ओवरी 28 डेज़ का साइकिल कंप्लीट करती है, फिर दूसरी ओवरी 28 डेज़ का साइकिल कंप्लीट करती है। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। नाउ अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से जो एग्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ पे इस ओवरी में एग बन चुके हैं, तो अब ये रिलीज़ होंगे, तो ये ओवरीज जो है ये सिर्फ एग को बाहर निकाल देती है, ठीक है। जैसे बन गया एग को उसने बाहर निकाल दिया। ये एग बाहर निकलने के बाद, अब जैसे कि हमने स्पर्म में देखा था, स्पर्म का हेड होता है, स्पर्म के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि टेल, ठीक है। तो ये जो टेल है, तो इसको मूव करके स्पर्म ट्रैवल कर सकते हैं, पर एग के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, तो एग ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी स्पर्म को एग के पास आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने ओवरी ने निकाल दिया है ओवम को। अब यहाँ से इसको लेके जाने का काम, ठीक है, वो काम कौन करता है? फेलोपियन ट्यूब करता है। फेलोपियन ट्यूब का काम होता है इस एग को यहाँ तक लेकर आना। तो जैसे कि यहाँ पे वास डिफरेंस की नर्व हमने देखी थी, जो स्पर्म को क्या करती है? पेनिस तक लेकर के जाती है। तो वैसे ही यहाँ से ओवरी से ओवम को कौन लेके जाता है? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये पतली ट्यूब होती है, ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और एक नीडल जितनी ही, एक सीविंग नीडल हम देखते हैं ना, उतना ही उसका उतनी पतली होती है। तो कितने 12 सेंटीमीटर तक की लंबी होती है। तो इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब का काम होता है। नाउ अभी समझ लीजिए कि यहाँ से स्पर्म कहाँ से आता है? स्पर्म आता है वजाइना के रास्ते से, ठीक है। वजाइना से होके स्पर्म आके अंदर जाता है। नाउ स्पर्म को तो पता नहीं है कहाँ पे जाना है ना। क्या स्पर्म को पता है कि यहाँ पे एग मिलेगा मुझे? अब जहाँ जहाँ जगह मिलती है स्पर्म जाता है। तो एक टाइम पे फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है, कितना स्पर्म लगता है? 7 ml। 7 ml स्पर्म की ज़रूरत होती है तो ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आधे स्पर्म्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं ना। अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा, इस बार यहाँ पे एग नहीं बन रहे हैं, तो कुछ स्पर्म्स हो सकते हैं यहाँ पे चले जाएं ट्रैवल करके, वेस्ट हो गए, है ना। और इनकी लाइफ कितनी होती है? सिर्फ 20 मिनट्स होती है, 20 मिनट्स। और 7 ml में कितने स्पर्म्स निकलते हैं? 20 लाख 20 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास शुक्राणु निकलते हैं एक बार में 7 ml में, ठीक है। और ये सारे ज़रूरत कितनी की? एक ही की है ना, एक ही जगह फर्टिलाइज होने वाला है।
तो कुछ स्पर्म इस तरफ चले गए, यहाँ पे तो ओवम ही नहीं है, तो अब ये क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। ये डेड हो जाएंगे, फिर लाइसोसोम इनको ख़त्म करके क्लियर कर देता है। फिर कुछ सीधे भी चले जाएंगे, है ना, कुछ यहाँ भी चले गए, कुछ यहाँ चले गए, ऐसे जगह जगह जहाँ मिल रही है जा रहे हैं। कुछ स्पर्म्स यहाँ जाएंगे, तो यहाँ भी एक ना कंपटीशन चल रहा होता है, कौन एग तक पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो जो एग तक पहुँच गया, एग के अंदर चला गया, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है, उसके बाद बाकी सब जो है वो ऐसे ही डेड हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का ये भी कंपटीशन है, देख रहे हैं, यहीं से कंपटीशन शुरू हो जाता है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं बाहर आने के बाद, तो कंपटीशन आपका अंदर ही शुरू हो गया था और आप विनर है, इसीलिए आप यहाँ हैं अभी, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, अब जो स्पर्म इस तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, वो यहाँ पहुँच के एक एग को मिल जाएगा। वो एग के साथ जब वो मिलेगा, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से मिलता है, गैमेट क्या होता है, मेल स्पर्म और फीमेल एग को हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों के गैमेट्स मिला करके, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओवरी में होता है। तो हमने देखा कि ओवरी में तो एग बन रहा है, एग को बना के ओवरी ने तो बाहर कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं होता, है ना। क्या टेस्टिस में हो सकता है ना, टेस्टिस से पहले स्पर्म निकलते हैं, राइट, वैसे ही यहाँ से भी निकलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्यों, क्योंकि एग निकल के कहाँ आ गया है, फैलोपियन ट्यूब में अभी है। तो यहाँ से यहाँ पे जो स्पर्म ट्रैवल करके आएगा, यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, ये सेल्स कंबाइन होंगे और यहाँ पे हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा, डोंट गेट कंफ्यूज, ऑलवेज राइट, फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन वेयर, फैलोपियन ट्यूब, ओके। तो इसके बाद जब ये फर्टिलाइज हो चुका है, अब यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभी जब दोनों गैमेट्स मिल चुके हैं तो इसी को हम कहते हैं क्या, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट किसे कहते हैं, जब यहाँ पे जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट से मिल जाता है तब वो जाइगोट होता है, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो ये पुश होके कहाँ आता है, यूट्रस में आ जाता है, यानी बच्चादानी भी कहते हैं, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं, गर्भदानी कहते हैं। तो ये आ जाता है यूट्रस में। तो यूट्रस में आने के बाद, ठीक है, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये हो जाता है क्या, एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। जब स्टार्टिंग में जब ये छोटा होता है, जब ये मेल दो गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, ठीक है, दोनों गैमेट्स, तब ये जाइगोट होता है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और यूट्रस में रहता है तब ये एम्ब्रियो होता है, और ये तब तक इसको एम्ब्रियो कहते हैं जब तक कि ये बॉडी से बाहर ना आ जाए, ठीक है। जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है, इस दुनिया में नहीं आ जाता है बाहर, तो तब तक हम इसको एम्ब्रियो ही कहते हैं। बाद में बाहर आने के बाद इसे जब आप हाथ में ले लेते हैं ना, कितना क्यूट बेबी है वैसा वाला, तब उसको हम बेबी कहते हैं, ठीक है। तब एम्ब्रियो मत कहना, तब उसको हम लोग बेबी कहते हैं, ऑलराइट। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे ये फंक्शन करता है और ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, क्या, अब कभी कभी कुछ लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, ना, बहुत बोलते ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे, तो क्यों होता है, अभी कभी कभी मेल रिप्रोडक्टिव में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी फीमेल में होता है। तो मेल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दो बेसिक प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि या तो मेल इतना स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि 7 ml तक स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आधे तो वेस्ट हो रहे हैं ना, तो हो सकता है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। दूसरा रीज़न जो होता है ना वो ये कि कुछ मेल्स जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं उसमें हेड तो होता है पर उसका टेल नहीं होता है, तो अब स्पर्म ट्रैवल कैसे करेगा, है ना, ज़रूरी है। एग के पास तो वैसे ही नहीं है, कोई टेल नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकता, स्पर्म भी नहीं करेगा, दोनों ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या मिल ही नहीं पाएंगे, है ना, इसके लिए वो होगा ही नहीं। तो ये दो रीज़न होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और फीमेल्स में क्या इश्यूज़ होते हैं, फीमेल में क्या होता है कि यहाँ से ओवरीज में उतने एग्स ही नहीं बन रहे हैं, तो इसीलिए भी ऐसा होता है। दूसरा जो हो सकता है वो कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो इतना ज़्यादा पतला है, इतना ज़्यादा कि वहाँ से एग रिलीज़ ही नहीं, पास ही नहीं हो पा रहा है ना, तो स्पर्म और एग मिलेंगे ही नहीं। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनके पास कुछ टूल्स होते हैं, तो वजाइना के रास्ते वो डाल के क्या करते हैं, फीमेल एग निकाल लेते हैं और जो मेल होता है उसके स्पर्म को ले लेते हैं और बाहर ही उनको मिलाया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो जो काम फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था वो अब कहाँ होगा, बाहर होता है, और फिर उसको लेकर के इंजेक्ट वापस कर देते हैं, फीमेल यूट्रस में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जो बेबी इस प्रोसेस से होता है, यानी कि माँ के अंदर फैलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन ना होकर बाहर हुआ है ट्यूब में, तो उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और वो यहाँ पे
बाद में तो यूट्रस में ही जाएगा, क्योंकि उसको खाना न्यूट्रिशन तो वहीं मिलेगा, है ना, न्यूट्रिशन चाहिए बेबी को ग्रो करने के लिए, तो वो यहीं मिलता है। तो बाकी का जो बाहर फर्टिलाइजेशन का बस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आया क्या होता है, यही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अदरवाइज अगर जैसे कि बहुत सारे क्या होता है कि समझ लीजिए एग भी ले लिया, ठीक है, और स्पर्म भी ले लिया, लेकिन अब जो मदर है शी इज़ नॉट रेडी टू कीप द बेबी इन हर वॉर्म, ठीक है, वो बेबी को नहीं रखना चाहते हैं अपने अंदर, बेबी तो चाहिए पर अपने अंदर नहीं रखना है यूट्रस में, क्योंकि हो सकते हैं बहुत सारे रीजंस, उनका करियर होगा या फिर उनको बहुत लोग फिगर कॉन्शियस होते हैं, उनको अपना फिगर ख़राब नहीं करना है, तो ऐसे बहुत कुछ रीजंस होते हैं उनके। तो क्या करते हैं, बहुत सारे वुमेंस होते हैं, गरीब होते हैं जो, इंडिया में ये चीज़ बहुत होती है, तो उनको क्या किया जाता है, मदर का एग ले लिया, फादर का स्पर्म ले लिया, उसको फर्टिलाइजेशन करके किसी और लेडी के यूट्रस में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये करने के बाद क्या होता है, ये करने के बाद जब वो बेबी डिलीवर होता है तो वो लेडी वापस दे देती है, रिटर्न कर देती है। इस प्रोसेस को हम सैरोगेसी कहते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको सैरोगेसी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब हो गया पहले वाला, जिसमें मदर ने ही अपने टमी में रखा हुआ है, और जहाँ कोई और वुमेन रख रही है उसको हम सैरोगेसी कहते हैं, ठीक है। तो सैरोगेसी में अब इसमें कुछ इतना लॉ भी नहीं होता है इसका, इतना फिक्स्ड वाला। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट आ गया, होने के बाद बच्चा विकलांग है, हम कुछ इशू है और पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो उसे छोड़ देते हैं और फिर उस वुमेन को ही उस बेबी को रखना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है। और कभी कभी बेबी इतना अच्छा होता है कि जिस वुमेन ने डिलीवर किया उसी को अटैचमेंट हो जाती है, तो वो उसको रिटर्न ही नहीं करती है। तो ये भी चीज़ें होती है, ओके। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें जानी, टेस्ट ट्यूब बेबी का और एक सैरोगेसी का, करेक्ट। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं ना। अभी अगर समझ लीजिए कि ये जो स्पर्म है, ठीक है, एग में दो स्पर्म चले गए तो क्या होगा, ठीक है। अब एग एक है, स्पर्म कितने चले गए, यहाँ पे भी एक स्पर्म है, यहाँ पे भी एक स्पर्म है, ठीक है, दो स्पर्म चले गए। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस बच्चे होते हैं, हाँ, पर ये ट्विंस जो है वो अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, एक जैसे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्म अलग अलग है ना, दो स्पर्म गए अंदर, तो ऐसे वाले जो ट्विंस होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, वो सेम नहीं दिखते हैं। और इन केस अगर एक स्पर्म गया है पर यहाँ दो जुड़े हुए एग्स थे, ठीक है, एग्स दो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, स्पर्म एक ही गया है, एग्स दो है, तो ऐसे में होते हैं एक जैसे दिखने वाले बच्चे, जो जिनकी शक्ल बिल्कुल एक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये दो केसेस ही होते हैं जिसमें ट्विंस में भी या तो एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं। तो ये सवाल आता है ना, बहुत सारे ट्विंस एक जैसे क्यों दिखते हैं, तो जब भी हम ट्विंस सुनते हैं हमें लगता है एक जैसे ही दिख रहे होंगे, तो नहीं, अगर दो स्पर्म से मिलके एक एग है तो वो क्या होगा, एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। हाँ, एक ही दो एग जुड़े हुए थे और एक स्पर्म उसमें गया है तो वो फिर सेम दिखता है। और कभी कभी ऐसे बच्चे जुड़े हुए भी होते हैं, तो इस तरीके के भी केसेस होते हैं, ओके। तो हाँ, तो लेकिन जो एक साथ हाथ उठाएंगे तो दूसरे का भी हाथ उठेगा, एक पैर उठाएगा तो दूसरे का उठेगा, एक चलेगा तो दूसरा भी चलने लगेगा उठ के। तो ऐसे सब मूवीज़ में होता है, रियल में नहीं होता है। रियल में सिर्फ वो दिखते एक जैसे, ठीक है, उनकी चॉइसेस भी अलग हो सकती हैं, कभी कभी सेम भी होती है। तो ये तरीके की चीज़ें होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आती है वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ये एग रिलीज़ हुआ है लेकिन किसी स्पर्म से मिला नहीं है तो अब उस एग के साथ क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है, अभी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है 12-13 की एज से वुमेन्स में, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्स है ये बनना शुरू हो जाते हैं, रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ओके। तो फिजिकली ये जो प्रोसेस बॉडी का शुरू हो गया है, अभी इस एज में शादी तो नहीं हुई है, राइट, या फिर स्पर्म जो है वो मिला नहीं है, ठीक है, स्पर्म नहीं मिला है एग को। तो अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो एग है, ये इसकी लाइफ जो होती है वो कुछ 24 आवर्स तक होती है, 24 आवर्स तक। तो इतने में रिलीज़ होने के बाद नहीं मिला है तो इसमें क्या होगा कि ये एग अब रिलीज़ हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये डेड हो गया है तो वेस्ट की तरह ये बाहर है। अब ये बाहर कैसे आता है, जब ये बाहर आता है तो कुछ टिश्यूज़ बॉडी के, मसल्स वहाँ के ना, यूट्रस के, ये सब भी बाहर आते हैं और ये ब्लड के फॉर्म में आते हैं। तो ये प्रोसेस पेनफुल भी होता है वुमेन्स के लिए। ये महीने में कुछ 4 से 7 दिन तक रहता है, सबको डिफ़र करता है ये, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, तो सबको अलग अलग टाइम पीरियड पे आता है। तो ये 7 डेज़ तक हम मैक्स पकड़ते हैं रहता है, और इतने में जो डेड एग्स थे, ठीक है, ये पूरे निकल जाते हैं। तो ये 1 महीने में, ये हर महीने होता है, ओके, क्योंकि एवरी मंथ बन रहा है ना, एवरी मंथ बन रहा है, तो एवरी मंथ ये चीज़ होती है। और ये इसमें वुमेन्स को पेन भी होता है, तो ऐसे में उनको कहा जाता है ज़्यादातर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, करेक्ट।
तो इसीलिए ये ऐसे होता है। और इसके साथ साथ जैसे कि ये जो एग है, ठीक है, अगर ये रिलीज़ हुआ है तो इसमें जैसे कि इसके जो बीच का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एक तो जब ये रिलीज़ हो गया है तो ऐसे में स्पर्म जाता भी है तो प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं है। और अगर ये रिलीज़ हो चुका है, रिलीज़ होने के बाद भी नेक्स्ट 7 डेज़ भी कोई चांसेस नहीं है प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो ये जो 14 डेज़ का पीरियड होता है ना, इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। और जो बीच का टाइम है, ठीक है, पीरियड जाने के बाद और नेक्स्ट के जो 7 दिन है, ये छोड़ के जो बीच का टाइम पीरियड है, इसमें प्रेगनेंसी के हायर चांसेस होते हैं। तो जो 7 डेज़ हमने पहले देखे और जो 7 डेज़ पीरियड जाने के बाद के होते हैं, इसमें इसको हम सेफ डेज़ कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं, जो वुमेंस में शुरू हो जाते हैं 12-13 साल से। और ये 50 ईयर्स तक चलता है। 50 ईयर्स के बाद मेनोपॉज होता है क्योंकि एग्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे पीरियड्स का जो प्रोसेस है ये भी ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इसीलिए इस तरीके से ही होता है। किसी में अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो बहुत लोगों को ये इशू होता है कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं होता है, तो फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो जब तक उनको प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं। क्योंकि मेंस्ट्रुअल नहीं होने मतलब एग नहीं बन रहे हैं मतलब कैसे होंगे, है ना, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं जो सुनने में आती है। जैसे कि उन दिनों वुमेंस को रेस्ट तो करना ही चाहिए, पर उसके अलावा बहुत कुछ कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए और किचन में नहीं जाना चाहिए, अचार नहीं छूना चाहिए, है ना, घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं सॉरी, तो इस तरीके की चीज़ें कही जाती है। अब इसके साथ साथ मतलब ये भी कहा जाता है कि वुमेन्स इन दिनों इम्प्योर होते हैं, ठीक है, अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं, इस तरीके के टर्म्स भी बोले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, ऐसा सच में होता है या होता भी है या नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हम देखेंगे कि 1000 साल पहले क्या किया जाता था और क्या लॉजिक था इन चीज़ों को कहने के या करने के पीछे, ठीक है। तो जो वुमेन्स होते थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, जैसे कि उनका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होता था क्योंकि घर में जहाँ वो रहते थे एक जॉइंट फैमिली का माहौल होता था। और जॉइंट फैमिली में मिनिमम मतलब 15 से 20 लोग तो रहते ही थे एक घर में। तो उनका खाना बनाना, उनके लिए सब चीज़ें करना, फिर घर के कामों के अलावा आर्टिस्टिक चीज़ें भी करना, और ये सब करने के लिए वो पूरे टाइम बिल्कुल बिज़ी रहते थे। तो अब उनके लिए कोई अलग से हॉलीडेज़ तो है नहीं, है ना, कि छुट्टियाँ मना ले, रेस्ट कर ले। तो ये जो 3 दिन थे, ये 3 दिन स्पेशली उनके लिए थे कि जिस दिन उनको पीरियड्स आते हैं उसके 3 दिन तक वो रेस्ट करेंगे और इन दिनों में वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे, ठीक है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भागना हो रहा है, काम करना हो रहा है, हीट में जाना हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करेंगे और 3 दिन पूरा का पूरा वो रेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से वो अपनी हॉलीडेज़ उनको मिलती थी, ठीक है। तो अब जो बोलते हैं कि किचन में नहीं जाना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि अगर इतने लोगों का खाना बन रहा है वहाँ पे कितनी हीट होगी और कितना सारा काम भी करना पड़ेगा ना, फिज़िकली कितना एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसके लिए वो वहाँ पे नहीं जाते थे और जो घर के बाकी वुमेन्स होते थे वो खाना बना लेते थे और उनको भी दे देते थे बना के और उनको केयर करते थे। तो उस टाइम पे लोगों के बीच में इतनी केयर, इतना जेन्युइनली केयर करते थे कि किसी को भी तकलीफ़ में नहीं दिखते थे, ठीक है, किसी उनको समझते थे। और ये आपस में वुमेन्स ही करते थे घर के, ऐसा नहीं कोई बाहर से आके उनको गाइड कर रहा है, बता रहा है। दे वर सो केपेबल कि वो खुद डिसाइड करते थे एंड दे यूज्ड टू डू ऑल दिस। और इसके अलावा अगर अचार छूने के लिए मना करते थे तो वो इसलिए क्योंकि हमें अभी भी पता है कि हम जब अचार छूते हैं तो या फिर उसको बनाते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है तो उसका जो मसाला होता है उसमें लाल मिर्च वगैरह बहुत कुछ होता है, जिस वजह से हाथों में 2-3 दिन तक जलन होती है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नॉर्मली बहुत बार नॉर्मल डे से ज़्यादा प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना पड़ता है। तो अगर ऐसे में वो अचार बनाएंगे और वो जो प्राइवेट पार्ट को वॉश करेंगे उसी हाथ से, तो उसमें उनको कितनी जलन हो सकती है, कितना और भी ज़्यादा पेन हो सकता है ना, अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए वो अवॉइड करते थे और ऐसा भी नहीं करते थे। तो बाकी वुमेन्स बनाते थे अचार और उनको कहते थे आप ये 3 दिन मत टच करो, अवॉइड करो, ठीक है। और बाहर जाने के लिए इसलिए मना किया जाता था क्योंकि सबसे पहले तो उस वक्त के वुमेन्स जब बाहर जाते थे तो वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी लगती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग करते थे, बहुत सारे वुमेन्स वॉरियर हुआ करते थे, फाइटर्स होते थे, यूज्ड टू फाइट। बहुत सारे वुमेन्स फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, और बहुत सारे
बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे फिज़िकली जो बहुत ज़्यादा पावर लगती है। तो वो बाहर वो अभी ये तो अलाउ नहीं है, ठीक है। पीरियड्स में आपको ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी की बेसिक नीड है ना रेस्ट करना, तो इसलिए आप अगर ये सब नहीं करेंगे तो इसलिए वो बाहर भी नहीं जाते थे। और सेकंड रीज़न ये था कि तब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ नहीं हुआ करते थे, तो एनिमल्स ऐसे ही घूम रहे होते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे लायन घूम रहा है, यहाँ पे पता चला शेर घूम रहा है, और हिरन तो ऐसे जा रहा है सामने से तो ऐसे करके एनिमल्स यहाँ वहाँ रहते थे, ठीक है, बाहर ही रहते थे। तो कभी अगर इस वक्त जो ब्लीड हो रहा है तो ब्लड की जो स्मेल है उसकी वजह से हो सकता है कि कोई एनिमल, क्योंकि ह्यूमन्स का ब्लड एनिमल्स को बहुत पसंद है, तो वो स्मेल करते हो सकता है आ जाए और आके अटैक कर दे। तो ये अटैक से बचने के लिए, लाइफ रिस्क पे है ना, तो बचने के लिए भी वो घर पे रहते थे ताकि ये ब्लीडिंग जब बंद हो जाएगी तो वो घर से बाहर जाएंगे। तो ऐसा भी होता था। अब जो घर पे मंदिर में पूजा करना या फिर मंदिर टेम्पल्स में नहीं जाना अवॉइड करते थे, क्योंकि अगर जैसे घर पे उस वक्त का जो लोगों का एक डे था, है ना, पूरा दिनचर्या था, उसमें कैसा होता था कि वो पूरे दिन भगवान की सेवा करते थे, प्रभु की सेवा करते थे, जैसे कि उनका श्रृंगार करना, प्रसादम बनाना और ये सब चीज़ें किया करते थे। तो अब अगर ऐसे में बॉडी इतना एक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, है ना, कि लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भजन करते करते पूरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन 3 दिनों उनको कम्प्लीटली रेस्ट पे भेज दिया जाता था कि आप कंप्लीट रेस्ट करो, और बाकी वुमेंस घर पे सेवा कर देंगे और बाहर नहीं जाते थे टेंपल में, क्योंकि टेंपल की जो वाइब्स होती है, जो एनर्जी होती है, आप अभी भी एंटर करेंगे एकदम पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रभु की सेवा चल रही है ना, भजन कीर्तन चल रहा है, सब प्यार से उन्हें पुकार रहे हैं, तो उसमें जो एक माहौल बनता है, वो एनर्जी जो इतनी स्ट्रांग होती है ना, तो इस वक्त जो वुमेंस है वो एनर्जी, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत जल्दी एनर्जीज़ लेती है। तो कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ भी ले सकती है जिनको मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है उनको, है ना। तो अगर ऐसी एनर्जीज़ ले ली तो इससे क्या होगा कि उनको चक्कर आ सकते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और इससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो बाहर ना आ जाए। और दूसरा, हमने जो एनिमल्स का रीज़न देखा वो भी है, तो इसलिए वो मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन सेट किए हुए थे, ऐसा था कि कम्प्लीटली आप रेस्ट करो, और वो आपका सेल्फ टाइम है। वो जो 3 दिन का वक्त है उसमें आपको ऑलरेडी पेन है, तो आप एक काम करो, रेस्ट करो, आप अपनी चीज़ें करिए जिसमें आपको रिलैक्स होता है, चाहे गाना गाना, भजन करना, या फिर सिंपली कुछ सोचना, कुछ लिखना, आपको जो करना है वैसी आप चीज़ें करिए। तो इसीलिए ऐसा किया जाता था। तो ये काफ़ी लॉजिकल भी लगता है ना। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या होता था, क्यों होता था। तो आज भी जो इम्प्योर वाली चीज़ आती है, तो मैं तो कहूँगी कि जिन लोगों ने इम्प्योर वाली चीज़ कही है, आई डोंट नो आपने क्या सोच के बोला, क्योंकि ऐसा तो क्योंकि हमारा उससे जन्म हुआ है ना, जिस चीज़ से हमारा जन्म हुआ है, अगर वही चीज़ इम्प्योर है तो हम भी इम्प्योर होंगे, क्योंकि हम तो उसी से आए हैं, और हम इम्प्योर है, सारा क्रिएशन इम्प्योर है। तो ये चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो ऐसी चीज़ को प्रमोट करना प्लीज़ बंद करें, और इसके पीछे का लॉजिक समझे तो आपको भी मज़ा आएगा, और वो आप आगे जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसीलिए इस चीज़ को फॉलो करते हुए। तो इस चीज़ को समझिए और करिए। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क दे के जाऊँगी कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको सुपरस्टिशंस में आती हैं, और उनके पीछे ऑफकोर्स लॉजिक था कि कभी ना कभी वो किया गया था, और उसके पीछे क्या लॉजिक था ये पता लगाना आपका काम है। तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे देती हूँ, जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो आगे नहीं जाना चाहिए, कोई भी छींक आ जाती है तो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई पीछे से बुला रहा होता है, टोक देता है जाते वक्त, तो रुक जाना चाहिए। ऐसे करके चीज़ें होती है ना। नींबू मिर्ची दरवाजे पे लगाते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, एक आपको क्लू मिल जाएगा। और इसके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब आप इसके पीछे का रीज़न जानेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। तो ज़रूर रिसर्च करें, और आगे सब जो भी सुनेंगे ना तो उसको ज़रूर, जैसे कि कांच, टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखना चाहिए, ये भी कहते हैं। दूध अगर गिर जाता है उबलते वक्त तो अपशगुन होता है। ऐसी सब चीज़ें जब सुनते हैं ना तो ज़रूर पता लगाएं कि क्यों कहा जा रहा है, और इसको आप रीज़न पता लगाएंगे तो मज़ा आएगा आपको भी। और इफ़ यू वांट कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और इसके जो लॉजिक्स है वो बताऊँ, तो मुझे कमेंट्स करें और मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको आंसर्स मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। सो इट विल बी फन, राइट? सो we will meet on next video. Till then, thank you so much for watching.